जय हिंद। मैं शंभुनाथ महतो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लॉजम में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए नोट्स तैयार करके लाए हैं। वर्ग 8 अतीत से वर्तमान पाठ 1 कब, कहां और कैसे। सक्षमता की बेहतर तैयारी के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वर्ग 6, 7, 8 के अतीत से वर्तमान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन, हमारी दुनिया, विज्ञान, इन सभी का बेहतर अध्ययन करना है। इसी क्रम में नोट्स तैयार हो रहे हैं, आगे भी अन्य विषयों के तैयार हो रहे हैं। आप सभी भी बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी को इस प्रकार के नोट्स पढ़ने को मिलते रहें। ये जो नोट्स बनाया गया है यह किताब से ही नोट्स को नोट किया गया है, उसी के आधार पर यह बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। का नाम है एजुकेशन ब्लॉजम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला है, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों को पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण की परिभाषा, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों को पुनर्जागरण कहते हैं। सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप, इटली में हुई 15वीं शताब्दी में। स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया। पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की। इसी रास्ते वास्को डी गामा के द्वारा ही समुद्री रास्ते की खोज करने के कारण बहुत सारे यूरोप के निवासी उसी रास्ते से होकर भारत आने लगे। 15वीं सदी के अंत में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस पूंजीवाद व्यवस्था में दो वर्ग थे, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक वर्ग। यूरोप में उद्योगों की स्थापना के बाद वहां से बनी सामानों को बेचने तथा कच्चे माल की आवश्यकता हेतु अन्य देशों में अपना साम्राज्यवादी विकास व्यवस्था का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह साम्राज्यवादी व्यवस्था के कारण यूरोप अनेक देशों पर अपना आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अमेरिका के खोज के बाद 18वीं सदी में यूरोप ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप और अमेरिका के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, 1917 में रूसी क्रांति हुई। आधुनिक काल का समय 1750 ईस्वी के बाद माना जाता है। जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत के इतिहास, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, लिखा गया। जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में लिखा गया। भारत में कैबरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। कैबरे फोटो खींचा जाता है जिससे, वही कैबरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, उसी उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका आते हैं। म्यांमार तत्कालीन बर्मा और श्रीलंका, जिसे सिलोन कहा जाता था, 1937 तक अंग्रेजों का अधिकार था। 1937 तक बर्मा और श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार था। 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन रहा। 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बना। 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित अभिलेखागारों में रखा जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है, सचदर सिन्हा पुस्तकालय पटना में, नेहरू स्मारक पुस्तकालय दिल्ली, यह सभी राष्ट्रीय अभिलेखागार है। एक दिल्ली में है, एक सदर सिन्हा पुस्तकालय पटना में भी है, नेहरू स्मारक पुस्तकालय पटना भी दिल्ली में। यह पाठ 1 से नोट समाप्त हुए। अब पाठ 2 में चलते हैं। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कैसे हुई, इससे संबंधित। सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू कर दिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 1498 ईस्वी में भारत की खोज की वास्को डी गामा ने, जो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाले लेकर गया,
और उसे अपने देश से बेचा तो जिससे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। इंग्लैंड की यही कंपनी भारत से व्यापार कर सकती है। जब ये स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, यह इकरार किया गया कि यही एक कंपनी मात्र भारत में जाकर व्यापार कर सकती थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में फैक्ट्री स्थापित हुई। कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुई? सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, काशी बाजार और मद्रास में। फ्रांसीसियों द्वारा भारत में पूर्वी तट, चंदननगर, बालेश्वर, दक्षिणी तट और पर पांडिचेरी, इन सभी जगहों पर फ्रांसीसियों द्वारा भारत में स्थापित। व्यापारिक प्रभुत्व स्थापना के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी के बीच कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया और यह समाप्त हुई एक्सला-शापेल संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया, यह समाप्त हुआ पांडिचेरी संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया, इसका समाप्ति हुई पेरिस की संधि के द्वारा। अब आते हैं हम लोग प्लासी के युद्ध। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उस समय बंगाल में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आते थे। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की। अंग्रेजों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की बंगाल में, वह हुगली नदी के किनारे स्थापित। कंपनी ने अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 3 गांवों का 1200 रुपये भुगतान किया कंपनी ने और 1696 ईस्वी में, और 3 गांवों को जमींदारी यानी लगान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गांव कौन कौन थे? गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकता। यही तीनों गांव आगे जाकर मिलकर कलकत्ता कहा जाने लगा। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। 1700 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाता है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे नए राज्यों का जन्म होने लगता है। उसी क्रम में बंगाल जो बिहार और उड़ीसा को उसके साथ थे, तो के दीवान मुर्शीद कुली खान ने मुगल की सत्ता कमजोर होने से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब वो बंगाल 1700 ईस्वी में औरंगजेब उसे बंगाल का दीवान बनाता है, तो वह जब धीरे धीरे देख रहा है कि मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, उसका फायदा उठाता है और वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर शासक मुगल वंश का शासक था। कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। कंपनी मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर था उससे 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त करता है। इसे अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा महाअधिकार प्राप्त कर, जो फारूक शाही फरमान प्राप्त किया था उसे मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। यह क्या था? 3000 वार्षिक कर के बदले बिना अन्य कोई कर दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मांगी। वह मुगल बादशाह को 3000 रुपये वार्षिक सालाना कर एक मुश्त दे देता है और उसके बदले और कोई कर का भुगतान वह नहीं करेगा, और उसके 3000 रुपये कर देने के बदले वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की मुफ्त, बिना कोई टैक्स दिए मुक्त व्यापार करने की अनुमति। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। उसी बीच मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। उसे यह अनुमति पसंद नहीं आती है और कंपनी को बिना टैक्स करे भरे व्यापार पर रोक लगा देती है। बोलते अब यह सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा है, उसे रोक लगा देता है। कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमित चंद और जगत सेठ को साथ करके उसके सेनापति मिर्जाफर को भी अपनी ओर मिला लेते हैं। मिर्जाफर को लालच देते हैं कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आप हमारे साथ मिल जाइए, और इसी लालच मिलने पर वह अंग्रेजों के साथ हो जाता है और उसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। उसके पहले एक और घटना घटित होती है, ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 ईस्वी को होती थी। इसे काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। उसी काल कोठरी में एक हालवेल नामक अंग्रेज भी कैद था। वह लिखता है
कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी एवं 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 146 अंग्रेज। अगले दिन जब उस कोठरी को काल कोठरी को खोला गया तो मात्र 23 जिंदा बच गए थे। उसी में से एक हालवेल नामक अंग्रेज भी था। उसी ने यह बयान दिया उस समय कि 146 अंग्रेजों को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके कारण बम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मारे गए। जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और मुर्शिदाबाद के पास है प्लासी, वहीं पर लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। 1760 ईस्वी में मिर्का सिंह मिर्जाफर का दामाद बंगाल का नवाब बनता है। मिर्का सिंह ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाता है। मिर्का सिंह मुंगेर में ही बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना करता है। मिर्का सिंह बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली सम्राट, मुगल सम्राट, त्रिगुट सेना तीनों मिल जाते हैं और अंग्रेजों के साथ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेजी सेनापति उस समय अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। यहाँ भी अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध की तरह लालच देकर अपने पक्ष मिला लिया और विजय हुआ। मिर्का सिंह भाग निकला, दिल्ली भागकर चला गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज युद्ध जीतती है और इन तीनों से इलाहाबाद की संधि करते हैं। बक्सर विजय के बाद लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बनकर पुनः भारत वापस आता है और इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। शुजाउद्दौला के साथ क्या संधि होती है? उसे संधि की इलाहाबाद की संधि के बदले इलाहाबाद, कड़ा क्षेत्र, चुनार का किला, अवध को देना पड़ता है और वहां पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति उसे देनी पड़ती है। 50 लाख रुपया उसे हर्जाना देना पड़ता है क्योंकि उसने युद्ध में हिस्सा लिया था। युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख जुर्माना देना पड़ता है। शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हो जाती है। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी देनी पड़ती है। मुगल शासकों को प्रेशर पर रखा गया, मुगल शासकों को प्रेशर पर रख दिया गया। लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ जाता है। लॉर्ड क्लाइव 1767 में वापस लौट जाता है। 1774 में वो आत्महत्या कर लेता है। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन 1772 में समाप्त किया जाता है। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव अंतिम गवर्नर था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद ज्यादातर राज्य कंपनी की बात मानने को विवश हो गए और सहायक संधि के द्वारा उसे अंग्रेजों के क्षेत्र में शामिल हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में सहायक संधि लाता है, इसलिए उसे सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन है? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला हैदरा शासक जो था हैदराबाद का निजाम था। प्रश्न ये आ सकता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहा गया। ये जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उन लोगों को अपने यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। 3 अंग्रेज और टीपू सुल्तान हैदर अली के बीच 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला 1767-1769 ईस्वी में महाराष्ट्र की संधि के द्वारा समाप्त होता है, हैदर अली विजयी होता है। दूसरा 1780-1784 में लड़ा जाता है जो मंगलोर की संधि होती है और उसी बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान युद्ध को संभालता है। उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। तीसरा युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल उस समय रहता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 ईस्वी में हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। विलेन डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा
जारी स्मृति के तहत अगर किसी राजा को कोई पुत्र नहीं है तो वह राज कंपनी के होगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। यह क्या 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 करता है? राज हड़प नीति लागू करता है। शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच इसी के समय 1854 में लागू हुआ। 1853 में रेलवे की शुरुआत इसी के समय में हुआ। 1853 में तार की शुरुआत कोलकाता से आगरा की होती है। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है। अभ्युपगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होने वाले राज्य: सतारा 1848 में, जयपुर संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका है। इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं। धन्यवाद।